हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है सोनम वर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर ओनली स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है। एंट्रेंस एग्जाम में अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट मेरे हिसाब से आपको ये चैप्टर ज़रूर स्टडी करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप बेसिक कंसेप्ट समझ सकें, फिजिक्स के फंडामेंटल समझ सकें एंड साइड बाय साइड आपको पता लगे कि आप 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में जो सब टॉपिक्स हैं फिजिकल वर्ल्ड के, वो कुछ ऐसे हैं। तो सबसे पहले है हमारा व्हाट इज फिजिक्स करके। सेकंड है हमारा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड इसका माने इसका मतलब ये कि आपको ओवरऑल सिलेबस बताया जाएगा कि आप क्लास 11th एंड 12th में फिजिक्स को कैसे कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स आपको आएंगे। थर्ड है फिजिक्स इज रिलेटेड टू फिजिक्स इज इंटर related to other subjects। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। एक और टॉपिक है आपका टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने फिजिक्स पढ़ के टेक्नोलॉजीज इन्वेंट किया उसके पीछे कौन कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं। उसके बाद है आपका फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। लास्ट इज कंजर्वेशन लॉ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमेशा आपको कभी ना कभी पूछा जाएगा। आपको पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में पूछेंगे या आपका कभी भी वाइवा होगा तो आपको पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ फिजिक्स से। व्हाट इज़ फिजिक्स से स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है कि आपको कुछ 7th क्लास का स्टार्टिंग से हम समझाते हैं कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ साइंस। ठीक है। साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ब से डिराइव वर्ड है। साइंटिया लैटिन वर्ब था हमारे पास। साइंटिया वर्ड था हमारे पास, जो एक लैटिन वर्ब है। उसका मतलब होता है टू नो, किसी भी चीज को जानकारी, जिस भी चीज की जानकारी रखना, उसी को बोलते हैं साइंस। जैसे कि मैं अगर बात करूं सराउंडिंग्स की, तो सराउंडिंग्स में हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो हमेशा हमें अट्रैक्ट करती हैं। हमारे हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बिल्डअप होती है कि हम उसके बारे में और जानकारी लें। तो हम क्या करते हैं, हम जब भी सराउंडिंग्स में जाते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी अट्रैक्ट करती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज़ पे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और उनसे क्या करते हैं, हम नॉलेज इकट्ठी करते हैं। तो वो जो हमने नॉलेज इकट्ठी की है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, जो हमने कंडक्ट किया है इन अ सिस्टमैटिक मैनर, उसी को तो बोलते हैं साइंस। तो हम इसको लिखते हैं, द नॉलेज
which gained through observations and experiments conducted in surroundings in a systematic manner it is known as साइंस। यही तो है हमारी साइंस, किसी भी चीज की जानकारी रखना एक सिस्टमैटिक मैनर में, उसी को बोलते हैं साइंस। अब साइंस भी फर्दर डिवाइडेड है इनटू टू टाइप्स। साइंस भी डिवाइडेड है इनटू टू टाइप्स। सबसे पहले आती है आपकी रियल साइंस, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है सूडो साइंस, ठीक है। दीज आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ साइंस। तो जो हमारी रियल साइंस है, इट इज बेस्ड ऑन थ्योरी, ठीक है। किसी भी थ्योरी पे हमारी जो साइंस बेस्ड है उसको ही हम रियल साइंस कहते हैं। अब ये थ्योरी क्या है? थ्योरी वो चीज है जो कभी बदल ना सके, अनचेंज्ड रियलिटी, ठीक है। ये है हमारी रियल साइंस, अनचेंज्ड रियलिटी। और हमारी सूडो साइंस क्या है? सूडो साइंस इज बेस्ड ऑन पैराडिगम। पैराडिगम क्या है? चेंज्ड रियलिटी। माने ये वो वाली साइंस है जो बदल ना सके। अगर मैं मार्कर फेंकू ऊपर, मैंने मार्कर फेंका ऊपर तो ये नीचे ही आएगा। अभी मैं अपने ऑफिस को ऊपर फेंकू, अपने छत पे जाके इसको ऊपर फेंकू, या कहीं पे भी बाहर जाके उसको ऊपर फेंकू, विद इन अर्थ, अर्थ के बाहर की बात नहीं कर रहे। अर्थ में ये चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अगर मैं कोई भी चीज ऊपर फेंकू वो नीचे नहीं आएगी, वो स्काई में रह जाएगी। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड थ्योरीज। जो भी रियल साइंस है वो अनचेंज्ड साइंस है, मतलब उसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। बाकी सूडो साइंस वो ब्रांच है साइंस की जो बेस्ड होती है पैराडिगम, मतलब चेंज रियलिटी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू अवर सोसाइटी। ये जो साइंस है इट कैन बी मॉडिफाइड और कैन बी चेंज, ठीक है। तो हमारा बेसिक जो मोटो है वो हमारा मोटो है रियल साइंस को स्टडी करना, ठीक है। तो जो सूडो साइंस है उसकी ब्रांचेस हैं, सब्जेक्ट्स आ जाते हैं उसमें। पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स एटसेट्रा। इसमें सोशियोलॉजी भी आती है जो सिर्फ सोसाइटी के बारे में ही बात करते हैं। ऑल्दो हमारे काम की चीज नहीं है ये, बट उसके बाद हमारे रियल साइंस जो है वो फर्दर डिवाइडेड होती है टू टाइप्स की। एक है फिजिकल साइंस, एक है हमारी बायोलॉजिकल साइंस। एज द नेम सजेस्ट, फिजिकल साइंस वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट्स हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ एटसेट्रा। और हमारी बायोलॉजिकल साइंस, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नॉन लिविंग, विच डील्स विद लिविंग थिंग्स, विच डील्स विद लिविंग
थिंग्स। इसमें आपका सब्जेक्ट आता है बॉटनी, zoology, forensic science, astro दिस एंथ्रोपोलॉजी एटसेट्रा। ठीक है, तो हमारा मेन तो ये मुझे लगता है कि ऑल दो आपने ये सब पढ़ लिया है, बट मुझे लगा कि कुछ रिकैप्चुलेशन करने की जरूरत है। आफ्टर दैट अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स। आप इन सब चीज़ों से ऑलरेडी नाउन है, ये तो मैं जानती हूँ, बट मुझे लगा तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, दैट इज सबसे पहले तो आता है व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स हमारा एनसीईआरटी का सबसे पहला टॉपिक। फिजिक्स क्या है? देखो, ये एक वर्ड फ्यूजिस, जो एक वर्ड था, ग्रीक वर्ड था। हमारे एंशियंट साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने 350 बीसी में इस वर्ड को सजेस्ट किया था, फ्यूजिस। क्या वर्ड था? फ्यूजिस, जिसका मतलब होता है नेचर। तो हमारे एंशियंट साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने बोला था, सो इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डिवोटेड टू नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, इट इज नोन एज फिजिक्स। तो हम लिख लेते हैं इसको, दैट ब्रांच ऑफ साइंस, that branch of science which deals with nature and natural phenomena is known as physics। उसी ब्रांच को फिजिक्स बोलते हैं जो सिर्फ नेचर और नेचुरल फिनोमिना को ही स्टडी करे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरी साउंड आप तक पहुंचना, लाइट ग्लो करना, अगर मैं बात करूं अर्थ की तरफ हर एक चीज़ अट्रैक्ट होना, प्लैनेट्स रिवॉल्व होना अराउंड द सन, सन से एनर्जी रेडिएट होना, एक छोटे से न्यूक्लियस से स्पॉन्टेनियस रेडिएशन होना, रेनबो फॉर्मेशन होना, डे एंड नाइट कन्वर्जन होना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, दिस लिस्ट इज एंडलेस, अनकाउंटेबल। मतलब फिजिक्स तो सब कुछ है। ठीक है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, इट इज नोन एज फिजिक्स। तो फिजिक्स का जो कुछ फंडामेंटल है वो ये है कि सबसे पहले तो फिजिक्स बात करती है अबाउट ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम फंडामेंटल लॉज एंड हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस सजेस्ट करते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, उस पे हम करते हैं कैलकुलेशंस, उसके बाद एक्यूरेसी एंड देन फाइनल रिजल्ट। कैलकुलेशंस में हम करते हैं यूज ऑफ मैथ एंड देन अवर रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि आइजैक न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था कि एक एप्पल जो फॉल हुआ था। आफ्टर दैट कैलकुलेशन से, थ्रू कैलकुलस एंड आवर डेरिवेटिव से जो भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं एंड देन अवर एक्यूरेसी से हम फाइनल रिजल्ट। तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। हम फिजिक्स को इसी तरह से सजेस्ट करते हैं। आफ्टर दैट एक और चीज आती है, लॉज एंड थ्योरीज ऑफ फिजिक्स आर डायनामिक। डायनामिक क्या है? डायनामिक वो होता है जो स्टैटिक नहीं होता है। अब स्टैटिक क्या है? स्टैटिक वो होता है जो एक स्टेशनरी पॉइंट होता है, मतलब स्टेशनरी जो रुक गया होता है, जो हमेशा के लिए सत्य होता है। लेकिन डायनामिक क्या हुआ? डायनामिक तो उसका रिवर्स है, मतलब जो चेंज होता रहता है, जो मोशन में होता है। तो
जो लॉज और थ्योरीज हमने फिजिक्स में बनाई हैं वो क्या है, वो चेंज हो सकती हैं, वो हमेशा के लिए सच नहीं है। लाइक जैसे हम नहीं बोल सकते कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, या हम ये नहीं बोल सकते कि दिस इज द फंडामेंटल। हमने वो चीज कुछ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही बनाई है। अगर वो ऑब्जर्वेशन गलत हो गई तो हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, हम एक न्यू फिजिक्स की तरफ अपने स्टेप बनाएंगे, नए लॉज बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हर एक चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, प्लैनेट्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, रोटेशन होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ हम कुछ और हमने स्टडी किया, जैसे कि अट्रैक्शन की जगह अर्थ की तरफ अर्थ के पास रिपल्शन होना शुरू हो जाए, तो क्या होगा, जो हमने ऑब्जर्व किया होगा वो सब मॉडिफाई होके हम एक न्यू फिजिक्स की तरफ चले जाएंगे। तो जो भी हम मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लॉज और थ्योरीज बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो डायनामिक है, मतलब चेंज हो सकती है। दैट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। वो तब तक ही वैलिड है जब तक हमारी ऑब्जर्वेशन वैलिड है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। अब हम चलते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की तरफ। मतलब फिजिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू बेसिक कैटेगरीज, दैट इज क्लासिकल एंड modern physics. So I will write here physics is further divided into mainly two categories. एक तो आती है क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड आती है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। ईयर 1900 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, इसको आप हमेशा नोट डाउन रखना। ईयर 1900 से पहले जो भी हम फिजिक्स पढ़ते थे वो आती है आपकी क्लासिकल फिजिक्स, जिसको हम न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं, जो न्यूटन्स के लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। और 1900 के बाद जो हमने जितनी भी हमने फिजिक्स में आगे रिसर्च की है वो आती है अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो हम इनको सिस्टमैटिक वाइज स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स जो हमने 1900 ईयर के पहले पढ़ा था उसको हम न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं, जो बेस्ड होती है न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन में। मतलब इट इज बेस्ड ऑन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स माने वो ऑब्जेक्ट्स जो एक फाइनाइट साइज का होता है, मतलब छोटा नहीं होता, एक फाइनाइट साइज होता है उसका, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स उसी चीजों के लिए वैलिड है जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स में स्टडी होती है ऑल अबाउट मोशन, ठीक है। मोशन प्लेन हो, स्ट्रेट लाइन में हो, फोर्सेस हो, वर्क, एनर्जी, पावर, एक्सेलरेशन निकालनी हो, फोर्स निकालनी हो, आपने एक्सेलरेशन निकालनी हो, टॉर्क निकालनी हो, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद आप इसमें पढ़ते हैं फ्लूइड्स, ये भी मैकेनिक्स में ही आते हैं। उसके बाद आप साउंड पढ़ते हैं, वो भी एक मैकेनिकल वेव ही है। उसके बाद आप रोटेशन पढ़ते हैं, रोटेशन मोशन, ठीक है। उसके बाद आप ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। तो ये सारा आता है आपका मैकेनिक्स के अंदर। उसके बाद सेकंड आती है थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आप पढ़ते हैं, जिसमें स्टडी होती है ओनली हीट, ओनली स्टडी होती है हीट की। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, बल्क सिस्टम पढ़ते हैं, जैसे हमारे हो गए हीट इंजन हो गया, स्टीम इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया। और हम पढ़ते हैं रेफ्रिजरेटर, और इसमें हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और थर्ड आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑल अबाउट चार्जेस, मैग्नेट्स, करंट्स,
करंट, एसी, डीसी डिवाइसेस जो हमने बनाई हैं, जनरेटर जितने भी हो गए, ठीक है। उसके बाद इसमें बात होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम थर्मो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में ही पढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑप्टिक्स। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं लाइट की, लाइट, ठीक है। इसमें आता है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किस में होती है? मिरर्स में। रिफ्रैक्शन किस में होती है? लेंसेज में होती है। इसमें आता है आपका डिस्पर्जन। इसमें आपका आता है डायफ्रैक्शन। इसमें आता है आपका इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये है आपका क्लासिकल फिजिक्स की 4 ब्रांचेस, जिसमें आप 11th क्लास में पढ़ेंगे 90% तो मैकेनिक्स, 90% सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ते हैं, और 10% जो बचा वो है थर्मोडायनेमिक्स। ये 2 ही हैं 11th में, मैकेनिक्स 90% एंड 10% थर्मोडायनेमिक्स। बाकी ये जो 2 हैं ये आप पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स ये आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है। आफ्टर दैट अब बात आती है आपकी मॉडर्न फिजिक्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच इट इज दैट ब्रांच जो डील करती है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स जो हम देख नहीं सकते, सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे एटम्स और न्यूक्लियस की स्टडी हो। तो मॉडर्न फिजिक्स मेनली उसी चीज के लिए डील करती है। इसकी फर्दर ब्रांचेस है। सबसे पहले तो इसकी ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स it is that branch of physics which deals with mechanical behavior of subatomic particle जैसे एटम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स, एटॉमिक पार्टिकल, ये सब आप पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। एक और ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स की, रिलेटिविटी। ऑल्दो ये आप नहीं पढ़ेंगे, पर मैं बता देती हूँ। इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मोशन ऑफ पार्टिकल ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, जैसे फोटॉन्स हो गए, ग्रेविटॉन्स हो गए। ऑल्दो ये आप नहीं पढ़ेंगे 12th क्लास में, ये आप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स तो आप हायर क्लासेस में ही पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स भी है आपके 12th में, जिसमें आप पढ़ेंगे एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो यही है आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स। सिलेबस आपका फिजिक्स में इतना ही जो आप 11th और 12th में पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो मैं कोई चीज़ बता दूं आपको कि क्लासिकल इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स इन अ सेंस कि हमारी क्लासिकल फिजिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जो फाइनाइट साइज के होते हैं, और हमारी जो मॉडर्न फिजिक्स है वो उन सब चीज़ों के लिए वैलिड है जो बिल्कुल माइन्यूट साइज के होते हैं, जो हम देख भी नहीं सकते, उन साइज के लिए। तो इस सेंस में हमारी मॉडर्न फिजिक्स जो है वो वेव नेचर को ज़्यादा प्रोमिनेंट मानती है इन स्पाइट ऑफ पार्टिकल नेचर। आप आगे जाके पढ़ेंगे कि लाइट के 2 नेचर होते हैं। लाइट इज नॉट ओनली पार्टिकल नेचर, इट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, तो दोनों नेचर को फॉलो करती है हमारी लाइट। तो वैसे ही हमारी जो मॉडर्न फिजिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक चीज़ों के लिए वैलिड है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक एग्जांपल दूं बुलेट का, तो अगर मैं एक बुलेट फायर करती हूँ, तो हमारे क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स के
अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। जैसे कि हमारी मॉडर्न फिजिक्स बोलेगी कि जो हमारा बुलेट है उसका वेव नेचर ज़्यादा होगा प्रोमिनेंट, एज वेल एज हमारी क्लासिकल जो होगी वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आपका ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एज वेल एज आपका ये टॉपिक स्कोप ऑफ फिजिक्स भी कंप्लीट हुआ। एक्साइटमेंट की बात करें तो नेचुरली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करती है हमारी फिजिक्स। हम नई नई चीज़ें हम नए नए साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, उसके थ्रू ही हमें एक्साइटमेंट होती है और हम नए नए टेक्नोलॉजीज डिस्कवर करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स को मैं रखूँ सेंटर में, तो फिजिक्स जो है वो मैथ्स के बिना इनकम्प्लीट है। हम फिजिक्स को डिफाइन ही नहीं कर सकते विदाउट मैथ्स। फिजिक्स तो चलो हम समझा देते हैं विद कंसेप्ट्स, लेकिन इन ऑर्डर टू सॉल्व इट हमें इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, हमें मैथ्स की जरूरत पड़ती है, हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, हमें लॉ की जरूरत पड़ती है, हमें कैलकुलस की जरूरत पड़ती है, और वो सब आता है फिजिक्स, वो सब आता है मैथ्स में। ठीक है, तो हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स लाइक, तो अगर मैं बोलूँ इन शॉर्ट, मैथ्स इज अ लैंग्वेज थ्रू विच फिजिक्स कैन बी टॉट। ठीक है, तो physics is related to astrophysics also. Astrophysics माने स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, प्लानिटरी की बात करना, प्लैनेट्स की रिवोल्यूशन, ठीक है, अट्रैक्शन कैपलर्स लॉ की बात करें तो वो सारा एस्ट्रोफिजिक्स में आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, हाउ केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू फिजिक्स, तो अगर कोई रिएक्शन करें हम, ठीक है, कोई भी रिएक्शन करें, तो अगर मुझे उस रिएक्शन को स्पीड अप करना तो मुझे क्या करना पड़ता है, उसमें कैटलिस्ट ऐड करना पड़ता है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में उसका कोई कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्शन को फास्ट अप करता है विदाउट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिए बिना। तो वो हम सब पढ़ते हैं फिजिक्स, वो हम सब पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो दिस इन दिस वे फिजिक्स इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री ऑल्सो। फिजिक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू बायोलॉजी इन दिस सेंस दैट हमें अगर कोई सेल स्पेसिमेन सेल की स्टडी करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसके लिए एक्सरेज की जरूरत पड़ती है, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो वो सब चीजें जो है वो फिजिक्स के थ्रू ही हम एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो फिजिक्स हम इससे भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू जियोफिजिक्स। फिजिक्स तो इन दिस वे फिजिक्स बहुत सारे सब्जेक्ट से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर मैं और बात करूं तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म एंड फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर पढ़ेंगे। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर थम्स अप करें इस वीडियो को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।